हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी आवेशित खोखले गोले के कारण उसके अंदर और बाहर विद्युत विभव निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले कि आर त्रिज्या वाले किसी खोखले आवेशित गोले के कारण उसके केंद्र से आर दूरी पर गोले के अंदर और बाहर विभव केंद्र से उसकी आर दूरी पर हमें अंदर और बाहर क्या निकालना है, विभव। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर having radius r at distance r from the center of a sphere inside and outside of the sphere। ये इसकी हेडिंग है कि आर त्रिज्या वाले किसी खोखले आवेशित गोले के कारण उसके केंद्र से उसके केंद्र से आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। उसके अंदर भी निकालना है और बाहर भी निकालना है। तो पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि देखो क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्फीयर होता है, जो गोला होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है खोखला, यानी कि एक होता है होलो और एक होता है सॉलिड, है ना। एक होता है होलो और एक होता है सॉलिड। फिर बताते हैं जो होलो होता है ना, खोखला गोला होता है, उसमें भी ये दो टाइप का होता है। एक होता है कंडक्टिंग स्फीयर, चालक वाला, चालकीय। एक होता है अचालकीय। एक होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड के केस में भी दो होता है, एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, दो इसमें भी होता है। तो मैंने बताया था कि जो ये हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में भी कंडक्टिंग, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इन तीनों की हॉलो में क्या है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों में जब चार्ज दोगे तो अपने आप उस चार्ज कहाँ पे फैल जाता है, उसके स्फीयर पे, मतलब उसके सरफेस पे। चार्ज कहाँ पे आ जाता है, उसके सरफेस पे रिसाइड करने लगता है, उसके स्टे करता है। और कंडक्टिंग में भी यही है, सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस में भी, स्फीयर में भी यही है कि आप जैसे उसके अंदर चार्ज इंजेक्ट कराने की कोशिश भी करोगे तो वो चार्ज अपने आप कहाँ पे आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है, मतलब उसके सरफेस पे फैलता है। तो इन तीनों केस में जो आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, स्फीयर के सरफेस पर, मतलब उसके पृष्ठ पर आ जाता है। कंडक्टिंग में, सॉलिड में अगर कंडक्टिंग है तो उसमें भी चार्ज कहाँ पे रहता है, पृष्ठ पे रहता है। और इन दोनों में, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, इन दोनों में भी चार्ज कैसे, हॉलो वाले जब भी रहेगा तो इसमें भी चार्ज कहाँ पे रहता है, उसके पृष्ठ पे रहता है। वैसे भी नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें तो चार्ज पृष्ठ पे ही रहेगा, उसमें भी यही है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, यानी इन तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन होगा, यही डेरिवेशन होगा जो अभी हम करने जा रहे हैं। हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों एक ही रहेगा, और सॉलिड में कंडक्टिंग के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या है, दिया हुआ है कि एक जो निकालना है हमें, एक आर त्रिज्या वाले स्फीयर है। ये आर त्रिज्या वाले एक स्फीयर है जिस पर चार्ज, मान लो कि ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसके सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें क्या निकालना है, इस खोखले आवेशित गोले के कारण इसके
इससे, इसके केंद्र से, इसके सेंटर से हमें r दूरी पर, इसके बाहर और इसके r दूरी पर, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं, अंदर में हमें क्या निकालना है, बी वर्ब निकालना है। तो बाहर निकालना है और अंदर निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं कि इसके बाहर वाला है ना, आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पी पॉइंट है इसके बाहर, तो हमें यहाँ पे चाहिए पोटेंशियल। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, इसके वजह से है ना, यहाँ से आर दूरी पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से आर दूरी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केस फर्स्ट पहले ले रहे हैं, केस फर्स्ट कौन सा, आउटसाइड। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, मतलब क्या है, यहाँ पे R इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब गोले के बाहर निकाल रहे हैं। तो पहला केस है गोले के बाहर, बी वर्ब। तो अच्छा हाँ बताओ, अब ये पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक विद्युत पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यूब आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना होता है, के क्यूब है आर स्क्वायर। मैंने बताया था कि जैसे देखो ये कैसे निकाला था, कि जब मैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि अगर ये स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, तो इसकी वजह से मान लो इस पर चार्ज है पूरा, इसकी सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और हमें यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था वहाँ पे उसके अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट हमें क्या ड्रॉ करना होता था, गॉसियन सरफेस। उसके अबाउट हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ता था। अब इस गॉसियन पृष्ठ की वजह से हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करो मैंने बताया था कि फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर निकालना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाता है, तो ई डी ए कॉस जीरो, तो यानी ई डी ए। अच्छा फ्लक्स, गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स होता क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बार कर दो डी ए इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज क्या है, क्यू। अब एक चीज़ देखो, ई ए मतलब क्या, एरिया ऑफ द स्फीयर, किसका, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है और इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो ई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हुआ ना। तो अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन टू क्या लिख सकते हो, के, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो वही है कि इसके वजह से है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा अब क्या देखो, हमें ये पता है, हम जानते हैं विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत विभवांतर में संबंध क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर माइनस का ई डॉट डी आर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, मान लो ये डी आर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो क्या डेल्टा वी इज टू माइनस का ई डी आर, रिलेशन यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का। अच्छा अब यहाँ से क्या करते हैं हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, डेल्टा भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किसी एट अ पॉइंट है ना, किसी एक पॉइंट पे निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम, पोटेंशियल निकालने के लिए किसी खास पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से चार्ज को लाते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल एट पी पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
वी पी माइनस वी एट इन्फिनिटी। डायरेक्ट चार्ज कहाँ जाना है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से चार्ज कहाँ पे लाना है, पी पे। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे। और ये इधर क्या है, ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर है, डी आर। तो यहाँ से पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो, तो कितना हो जाएगा, वी पी इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन ले लो, माइनस का के क्यू। तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी और ये जो पी है, ये पी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो यहाँ पे हम पी की जगह हम लिखेंगे आर। अब देखो यहाँ पे कितना है, डी आर बाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है डी आर बाई आर स्क्वायर का। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/r। मैं बता चुका हूँ, किसी न किसी लेक्चर में मिल जाएगा आपको कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का 1/r। 1/r² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r। तो कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r। अब क्या है, माइनस बाहर कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। ये हो गया। तो के क्यू देखो अपर लिमिट 1/r, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ क्या होता है, जीरो। तो 1/r इंटू के क्यू, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू हो जा रहा है के क्यू बाई आर। तो ये है के क्यू बाय आर, ठीक है। तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो कितना आता है, के क्यू बाय आर। इंटीग्रेशन जो होता है आप वो उसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे 1/x² dx है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चूँकि एक फार्मूला होता है x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर में n + 1/n+1। अगर यहाँ पर आप देखो x के पावर में ये ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 dx। तो -2 को का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, -2 + 1/-2 + 1, यही फार्मूला लगा दो। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 1/x हो जाता है। तो 1/x² के माइनस 1/x होता है। तो यहाँ पे वही 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/r। फिर वहाँ से माइनस कॉमन लेकर के कर दिया। अच्छा एक चीज़ अब देखो कि इसके वजह से r डिस्टेंस पर, उसके केंद्र से r दूरी पर अगर उसके हम बाहर विभव निकालें तो कितना आ रहा है, के क्यू बाय आर। अच्छा ये बताओ कि अगर ये q चार्ज है, इसके वजह से, इस q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तब भी कितना होता है, के क्यू बाय आर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर। यहाँ भी कितना आ रहा है, के क्यू बाय आर। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये पूरा का पूरा चार्ज है, ये जो स्फीयर पे पूरा का पूरा चार्ज है वो उसके केंद्र पर केंद्रित है यहाँ पे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है कि जो पूरा का पूरा चार्ज है ना, होल चार्ज ऑफ द स्फीयर रिसाइड्स एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उसके सेंटर पे क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है। तो आप ऐसा लग रहा है ना कि जो टोटल चार्ज है वो उसके केंद्र में, उसके केंद्र पे केंद्रित है। आप देखो अगर यहाँ पे क्यू चार्ज होता है तो इस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो यही ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ना वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो पोटेंशियल एट पी इज क्या हो गया, के क्यू बाय आर। ये आउटसाइड हो गया। अब हमें निकालना इनसाइड। तो ये पहला केस था। सेकेंड केस हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। तो अब इसके इनसाइड, अब जो सेकेंड केस लेना है वो क्या है, इनसाइड द स्फीयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज लेस देन स्मॉल कैपिटल R, मतलब गोले के अंदर विभव। तो इसके केंद्र से अब कहाँ मान लेते हैं, इसके r दूरी, यहाँ पे हमें विभव निकालना है पी पॉइंट पर। तो इसके लिए अब बताओ, यहाँ पे इसके अंदर किसी गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इनसाइड द स्फीयर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। अच्छा एक चीज़ बताना, अगर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसके सरफेस पे तो कितना होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पोटेंशियल एट सरफेस, यहीं बना दे रहे हैं। इसके सरफेस पे अगर पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे एस ई सरफेस पे तो कितना होगा, तो वही जो आर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये आर किसके इक्वल हो जाएगा, अगर सरफेस पे निकालना है तो ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सा इसके सरफेस पे क्या होगा, एट सरफेस, यानी कि पृष्ठ पर जो विभव होगा वो कितना होगा, इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अरे जो स्मॉल आर था ना, ये आर यहाँ पे था, अब वही आर कहाँ आ गया, यहाँ पे, क्योंकि जो आर है वो जो पॉइंट आ गया सरफेस वाला आ गया, तो जो ये स्मॉल आर था वो कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ पे लिख दिया कैपिटल आर। तो ये होता है सरफेस के लिए। तो यहाँ पे हो गया के क्यू बाय आर। अच्छा अब रिलेशन हमें पता है, हम जानते हैं विद्युत विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। इससे मैंने पिछली बार लिखा था कि विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध कितना होता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का EDR, ये होता है ना। विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है डेल्टा वी इज टू माइनस का EDR। अच्छा अब एक चीज़ बताना, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। डेल्टा वी मतलब विभवांतर, विभव में अंतर, कहाँ से कहाँ लेना है। इससे पिछली बार तो जब यहाँ पे हम निकाल रहे थे तो पोटेंशियल एट पी जब निकाल रहे थे तो कहाँ से लाया था चार्ज को, इन्फिनिटी से, है ना। पोटेंशियल का जो डिफरेंस लिया तो कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पी तक का। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं ली जाएगी, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिया जाएगा वो इसके सरफेस के जस्ट, इस सरफेस के जस्ट इनसाइड लिया जाएगा, मतलब बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल अंदर, है ना, बिल्कुल अंदर ही लेना है इसका, मतलब सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट तो पी हो गया, दूसरा जो पॉइंट हमें लेना है वो सेकंड, वो इसके सरफेस के जस्ट अंदर लेना है। इस बार इन्फिनिटी नहीं लेना है दूसरा पॉइंट, जबकि यहाँ पे जब निकाल देते तो कहाँ से लिए थे, इन्फिनिटी से। पहला पॉइंट इन्फिनिटी लिए थे, यहाँ पे पी पॉइंट और दूसरा इन्फिनिटी लिए थे। इन्फिनिटी से हमने आया था तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला था बी पी माइनस बी इन्फिनिटी। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरा पॉइंट हम लेंगे वो सरफेस पे लेंगे। इन्फिनिटी से क्यों नहीं लेंगे, इन्फिनिटी से इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि क्या है देखो, इन्फिनिटी से जो जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यहाँ तक कुछ था, लेकिन अचानक से क्या हो रहा है, सडनली वो ब्रेक कर जा रहा है, मतलब जीरो हो जा रहा है ना, ब्रेक हो जा रहा है। मतलब सडनली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू आ रही थी इसके बाहर, सरफेस तक ठीक है, लेकिन जैसे सरफेस से अंदर आ रहा है तो उसका फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकॉन्टीन्यूस हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो अब डिसकॉन्टीन्यूस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन वो बाय पार्ट निकालना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम सर पॉइंट लेंगे वो दूसरा पॉइंट कहाँ पे लेंगे, सरफेस के जस्ट इनसाइड लेना है। बुक में डायरेक्ट आप देखोगे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसके अंदर ले लिया जाता है, लेकिन कैसे लिया जाता है तो उसके लिए बस यही रीज़न है कि इन्फिनिटी से अगर हम चार्ज को लाएंगे या इन्फिनिटी से दूसरा पॉइंट अगर हम इन्फिनिटी को मानेंगे तो वहाँ से यहाँ तक इसके अंदर जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, वहाँ तक कुछ था और यहाँ पे सडनली ब्रेक कर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा जो पॉइंट हम लेते हैं वो इन्फिनिटी पे ना लेकर के कहाँ लेते हैं, सरफेस के जस्ट इनसाइड लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिया दूसरा, पहला पॉइंट ये है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो। अच्छा एक चीज़ देखो, अब जो सरफेस के जस्ट इनसाइड लिए तो इसका जो मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या आर के बराबर होगा ना, मान सकते हैं ना, ये कैपिटल आर के बराबर, जो कि इसके जस्ट इनसाइड लिए, इसके जस्ट भी तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो क्या हम मान सकते हैं कि ये जो आर है वो इस आर के बराबर होगा। तो बताना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो। तो ये पूरा हो गया जीरो। तो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली हमारा वी पी बराबर क्या हो गया, वी एस। तो वी पी इज इक्वल्स टू वी एस और वी एस इज इक्वल्स टू क्या निकला है, के क्यू बाई आर। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो अब क्या है देखो, यानी कि इसके अंदर कहीं भी निकालोगे ना, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, तो कहीं भी निकालोगे तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है।
विभव का मान किसी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर क्या होता है, हर एक जगह पे नियत होता है। तो ये क्या है, यहाँ से इसके अंदर जैसे ही जाओगे तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या हो गया, नियत हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, KQ/R। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ऐसा कंडीशन बताओ कि जिसमें क्या होता है कि पोटेंशियल की वैल्यू कुछ आती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 होता है, तो आप बोल सकते हो कि कोई कंडक्टिंग सरफेस है, यानी कि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जबकि वहाँ पे पोटेंशियल की कुछ वैल्यू आती है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऐसा कंडीशन बताओ कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। लेकिन ऐसा बताना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है लेकिन पोटेंशियल 0 होता है, तो वो रहा डायपोल का, मतलब डायपोल का जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, यानी कि द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये डायपोल है ना, डायपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/, अगर मान लो डिस्टेंस R है तो KQ/R² होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो निरक्षीय स्थिति में जो द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होती है। तो ये था हमारा विभव के बारे में। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालना है। सिंपल है, अगर इसके बाहर निकालना है विभव तो R दूरी पे जितना भी डिस्टेंस होगा वहाँ पे लिख देना है उसका विभव क्या होगा, KQ/ जो भी डिस्टेंस होगी, 5 मीटर 10 मीटर तो KQ/5 या KQ/10। लेकिन अगर इसके अंदर निकालना है तो अगर इसकी रेडियस 5 है तो KQ/5, चाहे यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, हर एक जगह पे क्या होगा, KQ/5। इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ इसको मिटा करके। तो ये क्वेश्चन है, एक पतले गोलीय चालक कोश की त्रिज्या R तथा इस पर आवेश Q है। अन्य आवेश Q को केंद्र पर रख दिया गया है। गोलीय कोश के केंद्र पर से R/2 दूरी पर क्या निकालना है, बिंदु P पर विभव होगा। क्या है कि सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिया हुआ है कि एक स्फीयर है, मतलब एक गोलीय चालक कोश है, थिन शेल है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी रेडियस है R, और इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q दिया हुआ क्वेश्चन में। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसके केंद्र पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, के केंद्र पर रख दिया गया Q चार्ज, और कह रहा है गोलीय कोश के केंद्र पर से कितनी दूरी पर, R/2 दूरी पर बिंदु एक P है, इस P पॉइंट पर विभव कितना होगा। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, सरफेस पॉइंट है, और ये क्या है, इसके इनसाइड पॉइंट है, तो बताना इसके वजह से कितना होगा। तो अगर हम इस P पॉइंट पर चाहिए विभव, तो इसके लिए क्या है, देखो एक तो विभव इस चार्ज की वजह से यहाँ पे होगा और इस चार्ज की वजह से विभव होगा, तो अगल बगल जितने भी चार्ज सबके वजह से होगा ना उस पर, तो एक इसके वजह से भी विभव होगा यहाँ पे और एक इसके वजह से भी विभव होगा। तो बताना ये जो P पॉइंट है इस चार्ज के लिए इनसाइड है, मतलब इसके लिए देखो, इसके लिए यहाँ पे देखो क्या होगा, पोटेंशियल एट P इक्वल टू क्या होगा, देखो Q चार्ज है और R/2 डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R/2। चार्ज Q है तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना होगा, KQ/R/2। अच्छा यहाँ बताना ये वाले, ये जो चार्ज है इसके सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, Q। अब यहाँ पे चाहिए पोटेंशियल, तो बताए थे कि सरफेस पे कितना भी चार्ज हो और डिस्टेंस जो भी हो, लेकिन अगर उसकी रेडियस अगर 5 है तो कितना होगा, KQ/5। चाहे यहाँ निकालना, चाहे यहाँ सरफेस की वजह से, सरफेस पे जो भी चार्ज होगा उसके वजह, चूँकि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है, मतलब इस पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, विभव क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, हर एक जगह पे बराबर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे निकालोगे तब भी क्या होगा, KQ/R। यहाँ भी निकालोगे तब भी KQ/R। यहाँ भी निकालोगे तो KQ/R। तो यहाँ पर हो जाएगा KQ/R। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से कितना होगा, 2 ऊपर भेज दो, तो 2KQ/R प्लस KQ/R। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, D नंबर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा मैं समकेंद्रीय गोले के कारण विभव, यानी कि कोसेंट्रिक स्फीयर की वजह से हमें क्या निकालना है, विभव।